इस विशेष वीडियो में हम मोनोकॉट बीजों के विवरण को देखेंगे। साथ ही हम कुछ प्रतीकों को भी देखेंगे जो फ्लोरल फॉर्मूला में उपयोग किए जाते हैं। अब मोनोकॉट बीजों की बात करें तो मोनोकॉट बीज का एक उदाहरण मक्का है। और जैसा कि बीजों के 3 भाग होते हैं, सबसे बाहरी भाग बीज आवरण सीड कोट है, दूसरा भाग भ्रूण एम्ब्रियो है और तीसरा भाग एंडोस्पर्म है, जो उपस्थित भी हो सकता है या अनुपस्थित भी हो सकता है। पहले भाग से शुरू करते हैं जो है बीज आवरण। अब मोनोकॉट बीज के मामले में बीज आवरण झिल्लीदार होता है और मोनोकॉट बीज की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह विशेष बीज आवरण फल की दीवार के साथ जुड़ा होता है। तो बीज आवरण और फल की दीवार आपस में जुड़े होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि मोनोकॉट बीजों के मामले में पेरिकार्प और टेस्टा जुड़े हुए होते हैं। यह स्थिति डाइकोट बीजों में नहीं पाई जाती है। अब बीज आवरण के नीचे भ्रूण होगा। मोनोकॉट बीज के मामले में भ्रूण आकार में छोटा होगा और यह एंडोस्पर्म के एक सिरे पर बनी खांचे में स्थित होगा। इस विशेष चित्र में हम देख सकते हैं कि यह पूरी संरचना एंडोस्पर्म है और जो शेष संरचना मौजूद है वही वास्तव में भ्रूण है। अब भ्रूण के 2 भाग होते हैं। पहला भाग भ्रूणीय अक्ष है और दूसरा भाग कोटिलेडन है। अब चूंकि यह एक मोनोकॉट बीज है, इसलिए कोटिलेडन की संख्या 1 होगी और कोटिलेडन की विशेषता ढाल के आकार की होगी। तो ढाल के आकार का कोटिलेडन मोनोकॉट बीज की विशेषता है और इस मामले में कोटिलेडन को स्क्यूटेलम कहा जाता है। फिर भ्रूणीय अक्ष होगा। भ्रूणीय अक्ष के 2 भाग होते हैं। पहले भाग को प्लूम्यूल कहा जाता है और दूसरे भाग को रेडिकल कहा जाता है। प्लूम्यूल से तना बनता है, रेडिकल से जड़ बनती है। अब यह प्लूम्यूल एक आवरण में बंद रहेगा और उस आवरण को कोलियोनेप्टाइल कहा जाता है और रेडिकल भी एक आवरण में बंद रहेगा और उस विशेष आवरण को कोलियोराइजा कहा जाता है। इस विशेष चित्र में जैसा कि हमने देखा कि यह पूरा भाग एंडोस्पर्म था, बाकी का भाग भ्रूण था और यह भ्रूण, ये ढाल के आकार का कोटिलेडन, यही स्क्यूटेलम है। इसके बाद भ्रूणीय अक्ष की बात करें। अब इस भ्रूणीय अक्ष में वह भाग जिससे तना बनेगा वह प्लूम्यूल था, वह भाग जिससे जड़ बनेगी वह रेडिकल था। और प्लूम्यूल एक आवरण से ढका होता है और उस आवरण को कोलियोप्टाइल कहा जाता है। साथ ही रेडिकल भी एक आवरण से ढका होता है और उस आवरण को कोलियोराइजा कहा जाता है। अब तीसरे भाग की बात करें जो कि एंडोस्पर्म है। मोनोकॉट्स के मामले में एंडोस्पर्म सामान्यतः उपस्थित रहता है, तो बहुत ही कम मोनोकॉट पौधे होंगे जिनमें एंडोस्पर्म अनुपस्थित होता है। और मोनोकॉट पौधे का एक उदाहरण जिसमें एंडोस्पर्म अनुपस्थित होता है यानी नॉन एंडोस्पर्मिक केस, वह है ऑर्नर्किड्स। अब सामान्यतः एंडोस्पर्म उपस्थित रहता है। यह भारी होगा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है और यह भोजन को संग्रहित करेगा। मोनोकॉट बीजों के मामले में एक और महत्वपूर्ण संरचना उपस्थित होगी और उस विशेष संरचना को एल्यूरोन लेयर कहा जाता है। अब एल्यूरोन लेयर वह परत है जो एंडोस्पर्म को भ्रूण से अलग करती है। अब इस मामले में हम देख सकते हैं कि यह बिंदु युक्त संरचना है, तो यह एल्यूरोन लेयर है और वास्तव में यह प्रोटीन युक्त परत है और यह एंडोस्पर्म को भ्रूण से अलग करेगी। इसके बाद अंत में हम उन विभिन्न प्रतीकों पर आते हैं जिन्हें हम पुष्प सूत्र में उपयोग करते हैं। पहला प्रतीक जिसके बारे में हम बात करते हैं, हम इसे BR या EBR के रूप में लिखते हैं। अब यदि ब्रैक्ट्स उपस्थित हैं यानी स्थिति ब्रैक्टिएट है तो हम BR लिखेंगे और यदि ब्रैक्ट्स अनुपस्थित हैं यानी स्थिति एब्रैक्टेड है तो उस स्थिति में हम इसे EBR के रूप में लिखेंगे। इसके बाद 4 दीवारें दी जाती हैं। ये 4 दीवारें हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम। अब चूंकि कैलिक्स और कोरोला दोनों का नाम C अक्षर से शुरू होता है, इसलिए प्रतीक देते समय हम कैलिक्स को C से नहीं लिखते
बल्कि के अक्षर से लिखते हैं। तो कोरोला के लिए हम सी यानी पहला अक्षर का उपयोग करेंगे, लेकिन कैलिक्स के मामले में हम के अक्षर का उपयोग करेंगे। अब कैलिक्स के मामले में अगर के कैलिक्स को दर्शाता है तो कैलिक्स की संख्या बदल सकती है और कैलिक्स की संख्या हम यहां लिखते हैं। तो अगर 5 सेपल्स हैं तो हम इसे K5 लिखेंगे। तो इसी तरह यहां N आता है। अब हमने बात की थी कि कैलिक्स के मामले में ये आपस में जुड़े हो सकते हैं या ये स्वतंत्र हो सकते हैं। अगर ये जुड़े हुए हैं तो हम इसके चारों ओर ब्रैकेट लगा देते हैं, और अगर ये जुड़े हुए नहीं हैं तो हम इसके चारों ओर ब्रैकेट नहीं लगाते। तो जुड़ी हुई स्थिति को स्पष्ट रूप से गैमोसिपेलस कहा जाएगा और स्वतंत्र स्थिति को पॉलीसिपेलस कहा जाएगा। यही बात कोरोला पर भी लागू होती है। कोरोला के लिए हम अक्षर सी का उपयोग करते हैं। कोरोला या पंखुड़ियों की संख्या के लिए हम एन का उपयोग करते हैं, और अगर ये पंखुड़ियां स्वतंत्र हैं यानी स्थिति पॉलीपेटलस है तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते। और अगर स्थिति गैमोपेटलस है तो हम इस विशेष एन के चारों ओर ब्रैकेट लगा देते हैं। इसके बाद ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं होते। अगर कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं है तो इस स्थिति को पेरियंथ कहा जाता है, और इस मामले में हम पेरियंथ के लिए अक्षर पी का उपयोग करेंगे। कैलिक्स और कोरोला के बाद हम तीसरे भाग पर आते हैं जो है एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम को प्रतीक ए से दर्शाया जाता है, और अगर एंड्रोइशियम या पुंकेसर स्वतंत्र हैं तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते, और अगर पुंकेसर आपस में जुड़े हुए हैं तो हम उसके चारों ओर ब्रैकेट लगाते हैं। अगर हम गाइनोइशियम की बात करें तो गाइनोइशियम के मामले में हम अक्षर जी और उपस्थित कार्पलों की संख्या को एन से दर्शाते हैं। अब अगर कार्पल स्वतंत्र हैं यानी स्थिति एपोकार्पस है तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते, और अगर कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं, स्थिति सिंकार्पस है, तो हम उसके चारों ओर ब्रैकेट लगाते हैं। इसके बाद अंडाशय सुपीरियर हो सकता है, अंडाशय इंफीरियर भी हो सकता है। तो अगर अंडाशय सुपीरियर है यानी अंडाशय बाकी तीनों दीवारों के ऊपर स्थित है तो हम जी के नीचे एक डैश लगाते हैं, और इसका मतलब होता है कि अंडाशय सुपीरियर है। और अगर अंडाशय इंफीरियर है तो हम जी के चिन्ह के ऊपर एक डैश लगाते हैं। इसके बाद हम यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल स्थितियों के लिए प्रतीकों की बात करते हैं। अगर स्थिति यूनिसेक्सुअल है तो ये या तो नर होगी या मादा होगी। अब अगर यह नर है तो इसे इस विशेष प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, और अगर यह मादा है तो इसे इस विशेष प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। अब ऐसे फूल हो सकते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी एक ही फूल में एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम दोनों भाग होते हैं। एक ही फूल में नर और मादा दोनों भाग मौजूद होते हैं, और इस स्थिति को बाइसेक्सुअल कहा जाता है, जिसमें हम इन दोनों प्रतीकों को मिलाएंगे। तो यह वह प्रतीक है जो बाइसेक्सुअल भाग को दर्शाता है। अब आते हैं सममिति सिमिट्री पर। पहला होगा एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल सममिति के समान। दूसरा होगा जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए प्रतीक ये है। इसका मतलब है कि हम फूल को किसी भी तल से जो फूल के केंद्र से होकर गुजरता है दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। दूसरी स्थिति जाइगोमॉर्फिक स्थिति है। जाइगोमॉर्फिक स्थिति के मामले में हम इसे इस विशेष प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं, और जाइगोमॉर्फिक वह स्थिति थी जो द्विपार्श्वीय सममिति बाइलेटरल सिमिट्री के समान होती है, जिसमें केवल एक ही तल जो फूल के केंद्र से होकर गुजरता है उसे दो बराबर भागों में बांट सकता है। इसके बाद अंत में दो स्थितियों पर आते हैं, एपिपेटलस और एपिफिलस। तो एपिपेटलस स्थिति वह स्थिति थी जिसमें एंड्रोइसियम या पुंकेसर ये पंखुड़ियों से जुड़े होते हैं, और पंखुड़ियों के लिए हम सी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यह एंड्रोइसियम होगा जो पंखुड़ी या कोरोला भाग से जुड़ा होता है, और हम इसे इस विशेष प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं। तो इसका प्रतीक कुछ इस प्रकार होगा।
फिर दूसरी स्थिति है एपिफिलस। एपिफिलस स्थिति के मामले में एंड्रोइसियम या पुंकेसर पेरियंस से जुड़े होंगे और हम इसे दर्शाने के लिए इस तरह की एक घुमावदार रेखा का उपयोग करते हैं। तो यह स्थिति एपिफिलस स्थिति कहलाएगी।